गांधी जी के तीन बंदर के बारे में आपने सुना होगा। अभी शेयर बाजार के अंदर में तीन बंदर है जिनमें एक्चुअली में अभी मार्केट के ऊपर में जिनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला बंदर है बजट जो अभी आया, दूसरा बंदर है अडानी, और तीसरा बंदर है फेड। वैसे बंदर जब हम बोलते हैं ना तो कोई नेगेटिव कनोटेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज बंदर भी अच्छे ही है, हमारे तो सुपर पूर्वज है वो, तो हम उनके बारे में नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं। बट हाँ, तीनों बंदर का जो है वो अपना रोल है अभी शेयर बाजार में। बजट ने कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, उस पर चर्चा करेंगे। अडानी में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे और आपको अब क्या करना चाहिए। और मैंने कुछ वीडियोस पहले बुलाए भी थे, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वापस रिपीट करूंगा कई चीजें कि अब आपको क्या करना चाहिए। और तीसरा है फेड, कि भाई साहब फेड वाले क्या बोल रहे हैं और उनके हिसाब से अब हमको चलना है कि नहीं चलना है, वो सारी चर्चा करेंगे। लंबा वीडियो जाएगा लेकिन देखिएगा मजा आएगा बहुत। तो इसलिए एक एक करके बंदर को पकड़ते हैं। सबसे पहले अपने बजट की बात करते हैं। तो बजट कैसा था आपको याद होगा, 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बजट में मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन है। और मैं देख रहा था गवर्नमेंट जो पिछले साल से जिसने केपेक्स पे फोकस चालू किया, क्या गवर्नमेंट इस साल भी केपेक्स पे फोकस करती है। तो बहुत ही अच्छा बजट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द इकोनॉमी, ये कंट्री को बनाने के लिए जो बजट चाहिए था, मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट बजट था। कुछ मिसेस हुए इस बजट के अंदर में, बट देखिए थोड़ा 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 माशा ये तो चलेगा ही ना, थोड़ा बहुत तो मिसेस हो ही सकते हैं। देखिए ये बजट के अंदर में 3C पे फोकस किया गया। नंबर 1 केपेक्स, नंबर 2 कंजम्पशन बूस्ट करें, और नंबर 3 कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर भी स्टेटस को है थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किया है। जो मेरे को फील हो रहा है इस बार, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं ना देश से, उनके ऊपर में थोड़ा सा लिबरल होने के बाद भी थोड़ी सख्ती आ गई। जैसे कैपिटल गेन के अंदर में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 10 करोड़ के ऊपर का प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह। कुछ कुछ बहुत ही माइक्रो प्रोविजन है जिस पे मैं बात नहीं करूंगा, बट मैक्रो अपने बात करेंगे बजट का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सबसे बड़ा थीम था पिछले साल का भी और इस साल का भी थीम है, जहां पे गवर्नमेंट ने केपेक्स बढ़ा दिया है। तो 7.5 लाख करोड़ जो लास्ट ईयर का था, वो इस बार 10 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब बहुत सारे रोड बनेंगे, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगा। और और रेलवेज डेफिनेटली हमको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज अच्छा रेलवे होगा तो कम्युनिकेशन बेटर होगी, तो हम बेटर लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो इस पे थ्रस्ट है गवर्नमेंट का। जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब जो नुकसान होता है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, जो फिजिकल डेफिसिट है, वो गवर्नमेंट ने बहुत ही जटाक वे में एकदम टारगेट किया और 6.4 पे ही ला के अटक दिया। और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाला साल में फिस्कल डेफिसिट 5.9 हो जाएगा और उसके बाद 4.5। तो गवर्नमेंट जो एक्चुअली कथनी और करनी में मुझे बहुत अच्छा एक दिख रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहती तो बजट खराब कर सकती थी, पॉपुलिस्टिक बना सकती थी बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शन था, तो ऐसा बहुत कुछ फ्री भी दे देती तो शायद इसका डेफिसिट पे चैलेंज आया था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार सब कुछ रीजनेबल किया है। टैक्स कलेक्शन को रीजनेबल रखा है, प्लान एक्सपेंडिचर को रीजनेबल रखा है, डिसइन्वेस्टमेंट को रीजनेबल रखा है, सब चीज एकदम रीजनेबल रखा है। इनफैक्ट उन्होंने हमारे जो एक निजी हाउस होल्ड होती है, जो हमारा घर घर होता है, देखिए मेरा घर है, ऐसे घर जो हमारे सबके हैं, उनके अंदर में टैक्स की छूट मिल गई। तो नया टैक्स रिजीम, ये आपको प्रोविजंस और बहुत जगह मिल जाएंगे, पीपीटी भी शेयर कर दूंगा ताकि आप पीपीटी डाउनलोड कर सके। बट कॉन्सेप्ट ये है कि नया टैक्स रिजीम जो है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने 2020 में, तो वो नया टैक्स रिजीम उतना मोटिवेटिंग नहीं था, लोग पुराने रिजीम पे ही काम कर रहे थे। तो अभी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि नया टैक्स रिजीम के अंदर भी और लोगों को लेके आए बाय गिविंग मोर टैक्स रिबेट। जैसे आप 5 लाख का एक लिमिट हुआ करता था, पहले 3 लाख था, फिर 5 लाख। 5 लाख का लिमिट पे आपको गवर्नमेंट 12,500 रुपये वापस कर देती थी बिकॉज गवर्नमेंट चाहती थी कि टैक्स फाइलिंग और लोग करे। तो एग्जामेशन 3 लाख था, 2.5 लाख था, वो एग्जामेशन 5 लाख तक काम करता था। फिर उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने वो 2.5 लाख का एग्जामेशन को 3 लाख कर दिया है। और जो नया टैक्स रिजीम है उसमें 5 लाख को उन्होंने 7 लाख कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो इम्पैक्ट है वो समझने की जरूरत है कि जो लोग नए टैक्स रिजीम में अब आ रहे हैं, मतलब डिफॉल्ट में नया टैक्स रिजीम है, आप चाहते हैं कि मैं पुराना टैक्स रिजीम में जाऊं, तो मैंने मोटा मोटी कैलकुलेशन किया कि अगर आपका 3.5 से 4 लाख का अगर डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं ना, एटीसी है और ट्रैवल अलाउंस है और जो हाउस होल्ड एचआरए है वगैरह, अगर आपका ओवरऑल डिडक्शन 3.5 4 लाख के ऊपर है, तब तो आदमी पुराना रिजीम में जाएगा, नहीं तो वो नया रिजीम में इंटर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव हो गया कि गवर्नमेंट भी धीरे धीरे अब डिडक्शंस और एग्जम्पशन से हट के फ्लैट टैक्स स्ट्रक्चर, जितना क्लीन टैक्स स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जाना चाह रही है।
उसके अलावा कुछ जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मिसेस है, कुछ अच्छा गवर्नमेंट ने की है, बट ओवरऑल ये बजट जो है वो काफी काफी प्रो केपेक्स है, प्रो कंजम्पशन है। और जो उल्टा फुल्टा खर्चा का कमिटमेंट जो गवर्नमेंट कर सकती थी, वो खर्चा का गवर्नमेंट ने नहीं किया है। एक जो प्रॉब्लमेटिक एक बात हो गई वो है इंश्योरेंस के अंदर में, इसलिए अब देखिए इंश्योरेंस स्टॉक्स भी क्रैश कर गए। वो ये है कि भाई अगर यूलिप और जो भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते थे उसमें अगर आप 5 लाख से ज्यादा सालाना प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, तो जब इसका रिडेम्पशन होगा तो प्रीमियम के बियॉन्ड जो पैसा आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली इंश्योरेंस एज अ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट वो अब खत्म हो गया। और आई थिंक गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि भैया आप सीधा सीधा अपना लाइफ को सेव करिए, आप क्यों इंश्योरेंस को सेविंग्स के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए खराब है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज अल्टीमेटली जो पैसा सेव कर रहे थे हम वो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में पार्क कर देंगे। तो आई थिंक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ग्रोथ डेफिनेटली होना चाहिए। तो कुछ एचएनआईज के लिए उन्होंने टफ आई थिंक मेजर्स लिए हैं, पर देखिए एचएनआईज जो है वो पैसा कमाते ही हैं काम वाम करके, तो थोड़ा बहुत उनको देना भी पड़े देश को बिल्डअप करने के लिए, तो इट शुड नॉट बी अ चैलेंज। बाकी टैक्स रेवेन्यू के अंदर में बहुत रीजनेबल एस्टिमेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स में बहुत रीजनेबल एस्टिमेट्स। और जो ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन है रोड ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज पीएम की आवास योजना मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग पे डिफेंस पे एकदम रीजनेबल एस्टिमेट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम डिफेंस के अपने बजट को और बढ़ा दे रहे। अरे लड़ाई करने की क्या हड़बड़ी है, अपने जितना किए उतना भी अच्छा है। और गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक टाइज इतने स्ट्रांग है, आई थिंक मोदी जी ने काम तो अच्छा किया, देश देश में जाके वहां पर दोस्तियां बहुत कर ली, तो उसके कारण हमारा डिफेंस का एग्रेसिव एक्सपेंडिचर का नीड अभी मॉडरेट हो गया है। तो जैसे कि घर में होता है ना कि जो बड़े हैं वो सोच समझ के पूरा घर का एक्सपेंडिचर को प्लान करते हैं और उसी हिसाब से घर चर्या को चलाते हैं। हमारी माता जी इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, उनको पता है एग्जैक्टली घर कैसे चलाना है। तो आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस गवर्नमेंट हैज डन। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स को बूस्ट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, इतनी सारी चीजें, ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए इतने सारा काम गवर्नमेंट ने एकदम मॉडरेट वे में किया है कि मैं तो इस बजट को 9 रेटिंग दूंगा 10 में से। एक मैंने कम कर दिया इसलिए मैं कंजूस टाइप का हूं, तो 9 में से 10 रेटिंग आई थिंक इज अ रीजनेबल रेटिंग फॉर दिस लवली बजट विच द गवर्नमेंट हैज गिवन दिस टाइम। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ, चलिए दूसरा बंदर के बारे में बात करते हैं, वो है अडानी। अब देखिए अडानी का क्या चक्कर चल रहा है कि आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अडानी में या तो आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे थे या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मतलब बिजनेस समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने बताया था कि अगर आप मोमेंटम कर रहे थे तो मोमेंटम में एग्जिट तो बहुत पहले आ चुका था। ये देखिए अदानी इंटरप्राइज की बात करें तो कब का इसके अंदर में एग्जिट आ चुका है, कब का, ये मतलब इस लेवल पे एग्जिट आ चुका है। या टोटल गैस की बात करें या अडानी ट्रांसमिशन की बात करें, जितने भी अडानी स्टॉक्स है उनके अंदर में एग्जिट बहुत पहले आ चुका था एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। तो हम लोग जैसे लोग तो फंसे ही नहीं। फंसा कौन? एक आम आदमी जो नैरेटिव सुना है, जो इधर उधर की बातें सुन के जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उसको पता ही नहीं था कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। वो बहुत दूर की बात है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी को यही नहीं पता था कि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है, वो फंस गए। और एक और अभी गलती लोग क्या कर रहे हैं, एवरेजिंग कर रहे हैं। मेरे कितने दोस्त है, मैसेज आता है कि देख अडानी इंटरप्राइज ऊपर से कितना नीचे गिर गया, इतना सस्ता अवेलेबल है, ले लें क्या, इसमें पैसा डाल दे क्या। मैं उनके लिए एक आपको बात बताता हूँ, देखिए लेट मी शो यू स्टॉकेज। स्टॉकेज में एक अच्छा आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि अडानी इंटरप्राइज अगर आपको सस्ता लग रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अडानी इज अ बिजनेस हाउस। बिजनेस हाउस के अंदर में चलते हैं अडानी के अंदर में, और इसके अंदर में देखते हैं गेनर्स में। और पिछले 2 साल 5 साल के गेनर्स में देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम है अडानी ट्रांसमिशन, 700%। अडानी इंटरप्राइज 700%। इसका मतलब अभी भी ये स्टॉक्स अपने नीचे के लेवल पे बहुत तेज हुए हुए हैं। तो अगर आप ये बोलेंगे कि भैया ये तो ऊपर से नीचे गिर गया इतना, अब लेने का टाइम आ गया है, देखिए हो सकता है यहाँ से बॉटम हो जाए, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, बट क्या आप होप पे किसी भी शेयर में पैसा डालना चाहेंगे? बिकॉज पैसा तो आप ही का है, पैसा तो पड़ोसी का नहीं है कि हम लोग कहीं भी डाल दिए किधर भी डाल दिए। तो इसको सोचिएगा समझिएगा कि हमको कब डालना है पैसा, ये भी आपको समझना चाहिए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने आज सेबी ने अदानी के जो कुछ स्टॉक्स है उनको उस एएसएम सेगमेंट के अंदर में डाल दिया है, जिसमें
अगर आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, इसमें फुल मार्जिन आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो स्पेकुलेशन चल रही थी अडानी के अंदर में, लोग बेच रहे थे भर भर के, वो बेचने का काम बंद हो जाएगा। तो हो सकता है कि अडानी स्टॉक यहाँ पे रुक जाए, बट क्या यहाँ से 500% और तेज हो जाएगा? वेल, वो तो समय बताएगा। बट क्यों करना है? हमको करना ही क्यों है, जब इस बजट ने हमको अपॉर्चुनिटीज दी है कि हम और ऐसे बहुत सारे सेक्टर स्टॉक्स में दिमाग लगा सकते हैं जिनमें मुझे एक अच्छा पॉसिबिलिटी है कि मुझे ग्रोथ दिख जाए। तो मैं क्यों अडानी के अंदर में काम करूं? और जो आपको तो पता है कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। कुछ नहीं, आपको सिंपल सा काम करना है। आपको ईगल स्कैन्स जो स्टॉकेज के अंदर में है उसको यूज करना है, और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप आराम से तेजी करके एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। जैसे ईगल स्टॉक्स के अंदर में आप देखिए, जेके लक्ष्मी, परसिस्टेंट, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, ये सब परफेक्ट मैचेस है। आज इन्हीं के अंदर में अगर हम सोच समझ के काम करें तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉप लॉस से एक मोमेंटम प्ले किया जा सकता है। उसके अलावा आप खुद के स्कैन्स भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं रेगुलरली आपको बताता हूँ। अब चलती है तीसरे बंदर की बात करते हैं, वो है फेड। अब फेड का मीटिंग जो हुआ उसके अंदर में कुछ जजमेंट बनाया फेड ने। फेड क्या बोलता है? फेड बोलता है कि देखिए ऐसा है कि इन्फ्लेशन तो हम बीट करके रहेंगे और नीचे उसको ला के रहेंगे, ये हमारी दृढ़ता है, हमारी बाध्यता है। तो इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने हल्का सा ऊपर किया, 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया। और मार्च के अंदर में जो वापस से इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू होगा उसमें वो कह रहे हैं 85% चांस है कि इंटरेस्ट रेट्स वापस बढ़ेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को उन्होंने औजार बना लिया है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन और ऊपर रहेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि मनी का डिमांड कम होए। डिमांड अगर कम होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन धीरे 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 कम होगा। तो एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड हो गई है कि इस साल के एंड तक प्रोबेबली फेड इन्फ्लेशन पे पूरा कंट्रोल ले आएगा। तो उनका टारगेट 2% इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। इस साल तो पता नहीं आएगा कि नहीं, बट डेफिनेटली अगर वो टारगेट उनका है तो इंटरेस्ट रेट एक पॉइंट पे जाके पीक हो जाएगा। तो इसीलिए जो यूएस के 10 ईयर यील्ड है, अब देखिए थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। और डॉलर इंडेक्स को देखिए, डॉलर इंडेक्स कहाँ है? ये देखिए, डॉलर इंडेक्स 101 150 के करीब है। इसका मतलब ये अच्छी बात है कि अगर इन्फ्लेशन टॉप हो रहा है, अभी नहीं हुआ है, वहां की जो फेड है वो बोलता है अभी टॉप नहीं हुआ है, होगा, हम उसको लगे हुए हैं। अगर वो टॉप हो रहा है तो ये बहुत अच्छी न्यूज हो जाएगी ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और इमर्जिंग मार्केट्स देखिए आप, कांस्टेंट भी तेजी, एक रुख चेंज हो गया इमर्जिंग मार्केट्स का। और लेकिन इंडिया इंडिया का अगर हम देखें तो अडानी में इतना फॉल है, इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया ही डटा है 17,600 के आसपास। पर ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,850। आई थिंक इसके ऊपर जाना पड़ेगा इंडिया को, ताकि हम वापस से वो तेजी देख सके। और इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट देखें तो वो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस में है। देखते हैं क्या होता है इंडिया का। इमर्जिंग मार्केट तो डेफिनेटली तेज है। यूएस मार्केट जो है वो काफी हद तक रिकवर कर दिया। नेस्डैक नेस्डैक की बात करें, लेट्स सी नेस्डैक। नेस्डैक जो कि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में था, उसने वो चैनल को भी ब्रेक कर लिया, तो नेस्डैक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यूएस मार्केट एक तरीके से रिकवरी मोड पे है। जो रिसेशन की बात चल रही थी यूएस में, आई थिंक धीरे 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 वो कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर वो चीजें कंट्रोल में आ जाती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? इंडिया का आईटी सेक्टर। तो आईटी स्टॉक्स की बात करें, एक आईटी इंडेक्स को हम देखें तो वेयर इज द आईटी इंडेक्स? ये देखिए, ये है इंडेक्सेस सारे, ये आईटी इंडेक्स। तो इनको अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मिड कैप आईटी और जो भी सेक्टर है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाहे वो आईटी है चाहे वो केमिकल है, आई थिंक उनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। वहां पर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेगी। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, आप खुद एनालाइज करिए। पर मोटा मोटी थीम अगर देखा जाए तो इंडिया सेंट्रिक थीम अब चलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक हमको काम करना है, देखना है। इस बजट के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, केमिकल, ये सारे जो बिल्डअप सेक्टर्स है इनके ऊपर में एक इम्पेटस आया है वापस से। तो आई थिंक दिस इम्पेटस विल कंटिन्यू। तो पॉजिटिव रहना है हमको। और अदानी बस खाली हमारे लिए एक स्पॉइल स्पोर्ट है। जिस दिन वो बिकना बंद हो जाएगा उस दिन के बाद से इंडियन मार्केट में एक सस्टेनेबल रैली आएगी। और होपिंग कर रहा हूँ, बहुत बहुत होप है मेरा कि 18,000 के ऊपर हम जल्दी से वापस आएंगे और पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में प्ले कर पाएंगे। अभी थोड़ा डर लगता है क्योंकि मार्केट में पोजीशन बिल्ड करना एग्रेसिव रिस्क है ज्यादा। बट रिस्क है तो इश्क है। तो मार्केट से इश्क है तो फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्डिंग चल रहा है। आई होप आप भी अपने पोजीशंस को ध्यान रख रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली बिल्ड कर रहे हैं। तो
मोटा मोटी ये तीन बंदर की कहानी मैंने आपको बता दी। आई होप यू विल टेक कॉग्निजेंट ऑफ दिस, और जल्द और मिलूंगा आपसे वीकेंड एनालिसिस में। और आप बस ऐसे डटे रहिए, और शेयर बाजार में जो डिके जो टक्कर जो डटा रहेगा वही शेयर बाजार में बढ़ेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।